अगर मुझे आज से बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम जीरो से स्टार्ट करनी होती, ना मुझे सिलेबस पता होता, ना ये पता होता कि मुझे पढ़ना क्या है, ना ही ये पता होता कि प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग की जाती है, तो मैं क्या करता? मैं यूट्यूब पे 50 स्ट्रेटजी की वीडियोस नहीं देखता, बल्कि मैं सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करता, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग भी अभी जीरो पर हो, तो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के पास एक प्रॉपर रोड मैप होने वाला है अपनी प्रिपरेशन को जीरो से स्टार्ट करने का। तो आर यू गाइज रेडी फॉर अ न्यू रोड मैप? क्योंकि आपका भाई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्टेप नंबर 1, मैं सबसे पहले एग्जाम चूज करता, और इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी 3 डिसीजंस वाली वीडियो में भी बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ पहले जाकर उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आना। पहले मैं डिसाइड करता कि किस एग्जाम से मेरी क्या जॉब लगने वाली है, पीओ से मेरी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्लैरिकल एग्जाम निकालने के बाद मेरी क्या ड्यूटीज़ होंगी, मेरी क्या सैलरी होगी और मेरे को क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैं डिसाइड करता कि IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO, RRB क्लर्क, RRB PO, ये कुछ 6 मेजर एग्जाम्स हैं जो हर साल होते ही होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रहती है। मैं सब एग्जाम्स की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करता, बल्कि मैं उनका कॉमन सिलेबस उठाता और देखता कि क्या कॉमन चीज़ है जो सब में फिट हो जाएगी। और सबसे पहले मैं उस चीज़ को टारगेट करता और उस चीज़ को करना शुरू करता। और थोड़ा एनालाइज करने के बाद मुझे पता लगता कि 3 चीज़ें हैं जो हर एग्जाम में कॉमन है: क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो अब मुझे क्या करना होता? सबसे पहले मैं इनका बेस उठाता, चेक करता किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले PYQs में। सबसे पहले उन टॉपिक से उठाकर उन टॉपिक पे फोकस करता। प्रीलिम्स तक दोस्तों ये कहानी एकदम अच्छे से वैलिड रहती है, बल्कि कुछ हद तक ये मेंस में भी काम करती है, और मेंस में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और यहाँ हम उठाते एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स। 3 कोर सब्जेक्ट्स हर प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपको दिखेंगे, और RRB में तो सिर्फ 2 रह जाते हैं। तो मेरे इन 3 सब्जेक्ट्स को मास्टर करने से सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स कवर हो जाएंगे। मान लो मैंने सबको मास्टर कर लिया और मेरे प्रीलिम्स अब निकलने लगे। अब धीरे धीरे हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर चीज़ें एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, GA। SBI का एग्जाम है तो SBI रिलेटेड न्यूज़, RRB का एग्जाम है तो RRB रिलेटेड न्यूज़, IBPS का एग्जाम है तो वहाँ पर अलग चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह से एग्जाम चूज़ करके, कॉमन सिलेबस कवर करके, प्रीलिम्स निकालने के बाद एग्जाम स्पेसिफिक हो जाना, ये मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है। स्टेप सेकंड, फर्स्ट 30 डेज इक्वल्स टू फाउंडेशन। इसका मतलब क्या? अगर तुम पहले मंथ में हो तो मॉक्स का टारगेट 80 मार्क्स नहीं होगा, बल्कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। पहले 30 डेज में क्वांट्स के लिए मैं बेसिक चीज़ें कवर करता, किन टॉपिक्स की सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, बेसिक DI, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। रीजनिंग में देखा जाए तो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और वहीं इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करना, ग्रामर के बेसिक रूल्स पढ़ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर प्रीलिम्स एग्जाम्स में दिखेंगी और मेंस में भी दिखेंगी, बस मेंस में उनका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। तो शुरू के 30 डेज में मेरा फोकस रहता कि इन बेसिक चीज़ों पर कमांड अच्छी बनाई जाए और धीरे धीरे इनमें स्पीड बिल्ड की जाए। और मैं 10 टीचर्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फिक्स करता और उसी को एंड तक फॉलो करता। गिव मी एन इंटरेस्टिंग गेम एंड लेट मी प्ले इट फॉर 5 days। पहले दिन आई विल एंजॉय इट, सेकेंड डे थोड़ा कम, थर्ड डे आई विल एंजॉय इट बट थोड़ा और कम, फोर्थ डे थोड़ा और कम, और 5th डे पे वही गेम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था फर्स्ट डे पे, मुझको बोरिंग लगने लगेगा। वाई इट हैपेंड? बिकॉज वी ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग बोर्ड फ्रॉम एवरीथिंग डन रिपीटेडली। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपना डेली रूटीन बनाना है। मैं एज एन एस्पिरेंट क्या करता? मैं टाइम फिक्स करता फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 घंटे क्वांट्स, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे इंग्लिश, बाकी के 1-2 घंटे रिवीजन के। 7 to 8 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी का प्लान बनाता और उसको रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करता। डे 1 मेरी एनर्जी एकदम हाई रहती, डे 2 ठीक रहती, डे 3 भी एनर्जी ठीक रहती, डे 4 थोड़ी सी एनर्जी डाउन, क्योंकि अब वो रिपीटेड टास्क मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगा। और यहीं पे दोस्तों मैं क्या करता? एक गेम चेंजिंग ट्रिक अपनाता। डेली सब्जेक्ट्स की टाइमिंग तो वही रहती, लेकिन जिस टाइम पे मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ उस टाइम को मैं चेंज कर देता। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह 8 बजे मैंने क्वांट्स लगाया, तो अगले दिन 8 बजे मैं क्वांट्स किसी कीमत पे नहीं करता। उस दिन मैं इंग्लिश पढ़ता। क्यों? रूटीन में थोड़ा सा चेंज होता और मेरे माइंड को थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर मिलता। और पढ़ने के बीच में जो मेरे ब्रेक्स होते, वहाँ पर मैं विजुअल एंटरटेनमेंट को बिल्कुल अवॉइड करता, बल्कि उसकी जगह अपने पास एक सेल्फ हेल्प बुक या फिर एक फिक्शन बुक रखता
और उसको रीड करता। रीडिंग से दोस्तों माइंड फोकस रहता है। जब भी बोर होता या तो थोड़ा वॉक करता या फिर रीडिंग करता, और कहीं ना कहीं रीडिंग में डोपामिन कम रिलीज होता है। और एक बार अगर हम कोई ऐसा काम कर लें जिसमें हमारा डोपामिन इंस्टेंटली रिलीज हो रहा है, तो उसके बाद कोई टफ काम जिसमें कि देरी से डोपामिन रिलीज होता है, वो करने में हमारे ब्रेन को बिल्कुल मजा नहीं आता, और ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत हमें उस काम से दूर खींच लेता। आप लोगों को भी रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें एक ही सब्जेक्ट आप डेली सेम टाइम पे नहीं पढ़ोगे। सब्जेक्ट पढ़ो, इक्वल आवर्स में पढ़ो, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे पढ़ो। इससे प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम लोग कंसिस्टेंट हो पाते हैं। और एक की पॉइंट जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो कि बहुत एस्पिरेंट्स मिस करते हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे पास दिन में 7 घंटे हैं तो उसमें से 5 घंटे तक हम सिर्फ वीडियोस देखें और 2 घंटे रिवाइज करें। बल्कि सिलेक्शन की स्ट्रेटजी एग्जैक्ट अपोजिट होती है। अगर आप 3 घंटे वीडियोस देख रहे हैं तो 4 घंटे उनको रिवाइज करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से अगर आपके पास दिन में 8 घंटे हैं तो उसमें से 5 घंटे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस को देने हैं और 3 घंटे लर्निंग को देने हैं। और कुछ दिन तक लगातार ऐसा फॉलो करने के बाद मेरा एक फ्लो स्टेट आ जाता, जहाँ पर मुझे खुद चीज़ें करने में मजा आने लगता और मैं अपने आप कंसिस्टेंट हो जाता और मैं धीरे धीरे सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाता। स्टेप 4, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करता? 30% सिलेबस हो गया। अरे यार अभी नहीं, अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करते, अभी 1 हफ्ता और रुकते हैं। चलो सिलेबस का लगभग अच्छा पढ़ लिया है, लेकिन बस यार 1 हफ्ता और रुक जाता। रेशियो प्रोपोर्शन हो जाने देता हूँ यार, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाए। अरे यार ये फ्लोर वाली पजल प्रैक्टिस कर लो। बस ऐसे ही करते रह जाओगे। तो सुनो, मैं मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करता? वीक 1 और वीक 2। यहाँ पर कुछ बड़े टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन, सीटिंग अरेंजमेंट और इंग्लिश में वोकैब हो गई। पहले उनकी प्रैक्टिस करते, उनको समझता, उनके कंसेप्ट लिखता, उनके नोट्स बनाता, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके तुरंत बाद वीक 3 से दोस्तों मैं टॉपिक टेस्ट शुरू कर देता। जो टॉपिक मैंने खत्म कर लिए थे उनके टॉपिक टेस्ट शुरू करता और धीरे धीरे उनको एनालाइज करके अपनी मिस्टेक सुधारता, और जो मेरे को मिस्टेक्स मिलती उनको इम्प्रूव करता और बार बार टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करता। वीक 4 तक आते आते मैं मानता कि मेरा 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मैं अपना पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता। और उसके बाद हर दूसरे दिन मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता। क्यों? क्योंकि 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब मॉक टेस्ट में इतने भी कम मार्क्स नहीं आएंगे जो कि एकदम ही डिमोटिवेट कर दें। और प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट होता ही कितना बड़ा यार, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, आराम से उसको दे लो। और कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसको एनालाइज कर लो, आपके 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। 1 घंटा 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का मॉक अगर 30 दिन के बाद डेली भी लगाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो आप लोगों को एड ऑन करेगा और आप लोगों को एग्जाम के टच में ही रखेगा। 90% लोग मॉक टेस्ट का पर्पस समझते हैं मार्क्स, बल्कि मॉक टेस्ट का असली पर्पस होता है वीकनेस को एक्सपोज करना, जिससे कि हम अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करें और उसको इंप्रूव करें। स्टेप 5, मेंस की प्रिपरेशन। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, और अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पहले 30 दिन में आपको क्या करना है। चलो अब इमेजिन करते हैं कि पहले 30 दिन में मैंने सिलेबस का फाउंडेशन कर लिया। अब तक हम सिंगल ट्रैक पर चल रहे थे, दैट इज प्रीलिम्स, जहाँ पर हमने डेली 6 घंटे पढ़ने की आदत बना ली बिना बोर हुए, कंसिस्टेंटली। अब हमारी प्रिपरेशन चलेगी पैरेलल में 2 ट्रैक्स पर, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस। अगले 30 दिन में हर अल्टरनेट डे पे हम प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और साथ में उसको एनालाइज करेंगे और अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे। और पिछले 30 दिनों में जो हमने फाउंडेशन कवर किए हैं, अब उसके थोड़े थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और साथ में अपनी प्रिपरेशन में अब मुझे 2 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे और अपनी इफेक्टिव स्टडी को 8 आवर्स का करना पड़ेगा। 45 मिनट्स करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, 30 मिनट्स बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर देयर रिवीजन। हफ्ते में 6 दिन बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़े जाएंगे और 7वें दिन पूरे हफ्ते का रिवाइज किया जाएगा। और फॉर एग्जांपल पिछले 30 दिन में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट के फाउंडेशन क्लियर किए। तो अगले 30 दिन में पैरेलली इन टॉपिक्स के मेंस लेवल क्वेश्चन चलेंगे, प्लस बचे हुए छोटे टॉपिक्स के फाउंडेशन क्लियर किए जाएंगे और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स चलेंगे। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम या मैं साथ में 2 पैरेलल ट्रैक्स पे प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स को एक गेट समझो लेकिन डेस्टिनेशन मेंस है। अगर तुम आज 0 पे हो तो ये बुरी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात ये तब होगी अगर तुम अगले 3 महीने भी बिल्कुल 0 पे ही खड़े रहोगे। तुम्हें एक स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। आज डे 1 है और कल डे 2 होगा, और अगर तुम लोगों ने ये प्रोसेस ऑनेस्टली कंटिन्यू किया तो एक दिन डे 184 भी होगा और उस दिन IBPS का रिजल्ट आ रहा होगा
और सिलेक्शन लिस्ट में फाइनली तुम्हारा नाम होगा। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक देना और सब्सक्राइब कर लो यार, आपके भाई का ही चैनल है।